हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा था एलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के लिए, उसी का ये लेकर आए हैं। कल 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। जो भी लोग नहीं देखेंगे उससे पहले वीडियो जरूर जाके देख ले और इस देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये जो एस के झा सर का जो है ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो बुक जो है उसी को इसमें डिस्कशन करवा रहे हैं अभी। इससे के पहले के वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन पूरे करवा दिए गए हैं। लगभग नहीं, 50 क्वेश्चन पूरे ही करवा दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में 50 से आगे का क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स का जो होता है वह रेलवे एग्जाम में आप जानते हैं कि काफ़ी इसका रोल होता है। इसमें न्यूमेरिकल और जो होता है ना क्वेश्चन लैंग्वेज वाला, दोनों इसमें डिस्कशन करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। और ये अगला इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखें तो वो ज़रूर देख ले। और देखने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके और ऑल बेल आइकन पे क्लिक करके जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो आएगा अभी बहुत सारा सीरीज इसमें लाया जाएगा। बहुत सारा इसमें वीडियो अभी डालेंगे रेलवे के एग्ज़ाम को लेकर, खास करके साइंस के लिए, तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन हो गया, इसे पहले के वीडियो में तो 1 से 50 तक करा दिए हैं। आज 51 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। लगभग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन इसमें भी डिस्कशन करवाने का। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि मोहन का वजन जो है, पहला न्यूमेरिकल ही आ गया है तो इसका भी डिस्कशन अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मोहन का वजन 40 ग्राम है, 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति बराबर आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी P बराबर होता है W/T और W बराबर एक फॉर्मूला होता है mgh/T होता है। तो M का यहाँ पर मान कितना बैठाना है, M का मान कितना दिया हुआ 40 kg, तो 40 यहाँ पे बैठा देना है। G का मान कितना होता है तो वो 10 होता है, 10 यहाँ पे बैठा देना है। ऊंचाई कितना है 50 सेंटीमीटर की सीढ़ियाँ, कितना है 15 सेंटीमीटर, 50 सीढ़ियाँ और 15 सेंटीमीटर का, तो इसमें 50 से गुना कर देंगे। रुक जाइए थोड़ा, इसे यहाँ पे कर देते हैं। पहला दिया हुआ है क्या, द्रव्यमान दिया हुआ है 40 kg दिया हुआ है, कितना तो समय जो 10 सेकंड दिया हुआ है। जी का मान कितना होता है 10 होता है और 50 सीढ़ी दिया हुआ है और कितने 15 सेंटीमीटर को, तो इसको पहले मीटर में बदलने के लिए 100 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला तो अभी बता ही दिए हैं, W बराबर mgh/T, P बराबर mgh/T होता है। इसको कर लीजिए, 0 से 0 ये कट गया, ये 0 1 0 यानी डबल 0 यहाँ कट गया। 15 5 75, अब 75 चौका कितना होता है 300 होता है, यानी कि 300 वाट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दे सकते हैं C, इसका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला मतलब हमेशा याद रखना है, P बराबर क्या होता है W/T होता है और W बराबर mgh/T होता है। P क्या है तो ये शक्ति, W क्या है तो कार्य, T क्या है समय होता है। M यहाँ पर जो द्रव्यमान है, G गुरुत्वीय त्वरण है, H ऊंचाई है और T क्या है समय है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है, ठीक है। अब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो अब जस्ट ही बताए थे। जी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो शक्ति यानी कि P बराबर फॉर्मूला पहले लिखिएगा W/T होता है, ठीक है। ये भी इसी के बराबर होता है mgh/T होता है। तो M का मान इसमें कितना दिया हुआ है तो 50 kg, 50 इसमें लिख लिए। फिर G का मान तो 10 होता है, तो 10 इसमें बैठा दीजिए। और सीढ़ी कितना है वह 10 सेकंड में, तो नीचे 10 सेकंड दे दीजिए। 15 सेंटीमीटर की 44 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो यहाँ ये सेंटीमीटर में दिया तो पहले इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 2 0 यहाँ पे तो 1 और 1, 2 0 ये कट गया। 5 से इसको काट दीजिए, 2 दान में कट जाएगा। और 2 से इसको काट दीजिए 21, 2 से काट दीजिएगा तो 22 दान में ये कट जाएगा। अब उसको उसका गुना कीजिएगा तो 330 वाट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका D राइट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे एग्जाम में बहुत ही इसका हेल्पफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला भी न्यूमेरिकल का ही, तो आप लोग को घबराना नहीं है, पेशेंस रख के पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल आप लोग खुद ही जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में बहुत सारा पूछा जाता है। तब घबराने से तो कोई उपाय है नहीं, इसीलिए ध्यान देना है कि 3 kg
एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चला जाती है तो पिस्तौल का जो प्रतिघाती वेग कितना होता है। यानी जैसे हम गोली चलाते हैं तो पीछे का झटका आता है तो उसका प्रतिघाती वेग कितना होता है ये पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है m1v1 बराबर होता है -m2v2 होता है। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो बल क्या होता है विपरीत दिशा में लगता है, कार्य विपरीत दिशा में होता है, अब बल लगता है आगे की दिशा में, इसलिए दिशा क्या है डायरेक्शन जो विपरीत, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाए हैं। सारा एक एक पॉइंट इसमें हम बताते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है। पहला जो द्रव्यमान दिया हुआ है, पहला द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 3 kg दिया हुआ है, 3 kg, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। यहाँ पे ग्राम में तो ये kg को भी ग्राम में बदल लीजिए, तो 1000 से गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा। पहला वेग कितना दिया हुआ है 3 kg का पिस्तौल और 180 ग्राम वेग से 40 ग्राम की गोली, यानी कि गोली का द्रव्यमान कितना है 40 ग्राम है, ठीक है। और क्षैतिज रूप से तो गोली जो है 180 मीटर प्रति सेकंड से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बैठा दीजिए 180 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि पिस्तौल का प्रतिघाती कितना होगा, इसका प्रतिघाती भी मान लिया, ठीक है। आप काट दीजिए, यहाँ पे कितना जीरो है 1 2 2 जीरो काट दीजिए, 1 2 कट गया। फिर काट दीजिए 6 तिया 18 और 6 बचे 30, 5 से काट दीजिए 8 दान में 40, तो 8 ते कितना हो जाएगा 24, 8 ते कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 और यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो भी बराबर हो जाएगा 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया है 2.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइनस में ध्यान रखना है कि माइनस में ही आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी देखिए, इस बार जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग पूछ रहा है, तो इसमें संवेग बराबर क्या होता है, यानी p बराबर फॉर्मूला आता है m गुना v होता है, ठीक है। तो m का मान कितना दिया हुआ है m/2 दिया हुआ है, अब v का मान कितना दिया 2v दिया हुआ है, तो v 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बच गया क्या mv बराबर में क्या जाएगा mv हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हम इसका देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो p बराबर p क्या होता है संवेग होता है, m द्रव्यमान होता है, b क्या होता है वेग होता है। तो फॉर्मूला याद रखना है p बराबर क्या होता है m गुना p होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो 5.6 को किलोवाट घंटा में बदलना है। यहाँ पर पहले क्या था 5.6 और 1 किलोवाट घंटा बराबर आप लोग सभी जानते हैं कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। अब इसको इससे जब गुना करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे भी थोड़ा सा 3×5 15, यानी कि आ जाएगा ये 20.16 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कोई ओल झोल नहीं था, डायरेक्ट 5.6 दिया हुआ था। आप लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, बस दोनों को सिर्फ गुना करके लिख देना था। तो इसका ऑप्शन नंबर है इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो जो वस्तु पर लगने वाले जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसको भार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। भार का ऐसा मात्रा जो पूछेगा तो इसका भार का ऐसा मात्रा केजी नहीं मारना है, जिसका दिमाग में चल रहा है वो केजी होगा, वो बिल्कुल ही गलत है। भार का ऐसा मात्रा क्या होता है तो न्यूटन होता है। संवेग का ऐसा मात्रा पूछेगा इसका केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। आवेग का ऐसा मात्रा पूछेगा इसका न्यूटन सेकंड होता है। तनाव का ऐसा मात्रा जो पूछेगा तनाव का ऐसा मात्रा तो होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल, कौन सा एक कमजोर बल है। तो प्रकृति में जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह काफ़ी कमजोर बल होता है। सबसे ज़्यादा मजबूत जो बल पूछेगा वह नाभिकीय बल होता है। तो पर सबसे कमजोर बल कौन सा होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का मान कितना होता है। तो जी का मान जो होता है 6.6734 गुना 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति में होता है केजी स्क्वायर। इसका मात्रक जो होता है वह इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इसका मात्रक भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कितना होता है केजी स्क्वायर होता है।
तो इसका देख सकते हो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण, तो ये तो हो गया है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए दो कथन दिया हुआ ए और बी में से कौन सा सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, पहला नंबर लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके बारे में कथन दिया गया है दो को, इसमें सही कौन सा है ये जानना है। तो पहला दिया हुआ है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा समानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह दो वस्तुओं के द्रव्यमान का सीधा अनुपाती होता है, ये बिल्कुल ही सही है। और फिर दो वस्तुओं के बीच के बल के सीधे अनुपातिक होता है। तो दो वस्तुओं के बल के बीच के सीधा अनुपातिक नहीं होता, बल्कि दो वस्तुओं के बीच के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह बराबर जो होता है, इसका फॉर्मूला G×M1M2 बटे में R स्क्वायर होता है। देख सकते हैं कि द्रव्यमान दोनों का समानुपाती है, लेकिन जो R जो होता है वह बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका ये तो सही है, लेकिन ये बी का गलत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, केवल ए सत्य है जबकि बी जो है वो सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो बड़ी जी का जो मान जो होता है, जिसका भी मान बताए थे, बड़ी जी का मान जो होता है 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका खोज किसने किया था, तो यह कैवेंडिश के द्वारा खोज किए गए थे, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण क्या है, कोई वस्तु को आप जब ऊपर की ओर फेंकते होंगे तो वो पृथ्वी अपने केंद्र को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। तो कौन सा बल कहलाता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताएं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल होता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, देखिए इसका कुछ पॉइंट है देख लेते हैं कि दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान लगना अनिवार्य होता है। यानी कि दो वस्तु के बीच हमेशा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, बस यही रहे। गुरुत्वाकर्षण बल केवल यह कहता है तो ये एक आकर्षण बल है, या प्रतिकर्षण एक बल कितना दो तरह का होता है, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा आता है, एक आकर्षण बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा पे आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। तो क्यों, ध्वनि जो होता है ना, आवाज़ या ध्वनि बोल सकते हैं, वह तभी जब सुन सकते हैं। ध्वनि को गमन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जो रहना बहुत जरूरी है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन कर ही नहीं सकता है, यानी कि निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है। तो देखते हैं क्या है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर जो होता है ना कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होता है वहाँ ध्वनि नहीं रहता है। और यहाँ देखो आगे भी लिखा हुआ कि ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अब पूछा जाएगा कि प्रकाश जो होता है यानी कि ऊर्जा जो होता है, उसके लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो बिना माध्यम में ही गमन करती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकती थी। ये दोनों बात को याद रखिएगा, ध्वनि और ऊर्जा का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा कुछ इसका पॉइंट जो दिया हुआ है फैक्ट, इसका देख लेते हैं कि ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती, ये तो बता ही दिए थे। ध्वनि निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता है। चलिए ये भी हो गया था। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है पृथ्वी के तुलना में कितना होता है, G/6 होता है। G/6 यानी कि कोई भी जो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए जाए कि 6 न्यूटन है, उसका भार जो कितना है 6 न्यूटन है, तो वहाँ पे ये चंद्रमा पर जब इसको ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6, यानी कि चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यही इसमें बोलना चाह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, मतलब जी का मान कहाँ बढ़ता है, तो जी का मान जो होता है जैसे ऊंचाई में जैसे जैसे कमी होता है, कोई वस्तु है, ठीक है, मान यहाँ से इतना ऊंचाई पर कोई वस्तु है, तो इसका ऊंचाई में जैसे जैसे कमी होगा इसका मान क्या होता है, बढ़ते जाता है, जी का मान बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगा जी का मान जो होता है वह घटते जाता है, यहाँ पे जी का मान बढ़ेगा। यानी कि देख सकते हैं कि ऊंचाई में कमी से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। जी का मान क्या होता है, तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है, तो पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि
इतना है। आप अगर जो कोई वस्तु को इतना वेग से जो फेंकेंगे ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो जो वस्तु जो था वो वापस पृथ्वी पर नहीं आती है, तो उसी को पलायन वेग कहा जाता है। बस उसका पृथ्वी का पलायन वेग कितना था, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर में इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि पलायन वेग अलग अलग यानी कि अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है। ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग जो होता है यानी कि वी बराबर होता है √2 के बराबर होता है। अब पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, ये 6400 होता है, तब सभी जानते होंगे 6.64 किलोमीटर सीधा जा जाएगा। अब पलायन वेग जो होता है वो कक्षीय वेग का कितना √2 गुना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान जो होता है, जी का मान के बारे में इसमें कथन दिया हुआ है, कौन सा इसमें सही है तो वो देखते हैं। पहला दिया गया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर ये जी का मान कम होता है, तो ये बिल्कुल ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ये गलत है। विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वह न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुव पर जो होता है जी का मान सबसे अधिक जी का मान यहीं पे होता है, ध्रुव पे होता है। अगला दिया नियत रहता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, नियत नहीं रहता क्योंकि बदलते रहता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जी का मान क्या था, घटता है। अभी जस्ट ही बताते हैं जी का मान जो पृथ्वी से ऊपर जाएगा तो वह घटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार जो है 60 न्यूटन है, और चंद्रमा की सतह पर उसका भार क्या होगा। ये तो क्वेश्चन अभी जस्ट ही बताए थे कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर जो है कितना डब्लू है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होता है, W/6 हो जाता है। यानी कि पृथ्वी पर इसका भार कितना है, 60 न्यूटन का है। ठीक है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा, तो 60 इस बटे में 6 कर देना, यानी ये कट जाएगा, यानी कि ये 60 न्यूटन का हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं ए राइट हो जाएगा। गलती से गुना करके नहीं कि 600 360 मार दीजिएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला भी बताते जा रहे हैं जिसको आपको समझने में कठिनाई ना हो। अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। यानी कि उस द्रव्यमान जो होता है ना, इतना याद रखिएगा, द्रव्यमान कहीं पर भी चेंज नहीं होता। ये कलर ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। द्रव्यमान जो होता है वह कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान जो पृथ्वी पर जो 10 kg का है, तो कहीं पर भी इसको ले जाइएगा ना तो उसका द्रव्यमान 10 kg ही रहेगा। भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें पूछ रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, W बराबर क्या था, mg होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 160 न्यूटन दिया हुआ है किसका, तो W का मान कितना दिया हुआ है, 196 न्यूटन दिया हुआ है। एम का मान इसमें निकालना है, जी का मान कितना था 10, जी इधर चलाएगा कितना हो जाएगा 19.6 kg हो जाएगा। तो देख सकते हैं 19.6 kg कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी में दिया हुआ है, इनका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है, किस पर, तो वॉशिंग मशीन जो होता है, जो वॉशिंग मशीन जो कपड़ा धोने वाला जो मशीन जो होता है उसमें एक अपकेंद्र बल लगता है। यानी कि अपकेंद्र बल क्या आता है कि अपकेंद्र जो बल होता है या केंद्र के बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली होता है वो अपकेंद्र बल पर ही आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। आज जो बोलेगा अथी वॉशिंग मशीन हो गया, फिर जो दूध से जो मक्खन जो निकालते हैं, मक्खन को अलग करना, वह भी अपकेंद्र के नियम पर ही काम करता है, अपकेंद्र बल ही लगता है। लेकिन जब हम कोई मोड़ पे जब कोई मोड़ पे मुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, हम केंद्र की ओर उसमें केंद्र की ओर बल लगता है, तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभी केंद्र बल बोला जाता है। तो ये दोनों बातें रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और बता देते कि जो मत कुआं जो होता है, मत कुआं में हमेशा अपकेंद्र बल लगता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि सब क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों से यही बोलेंगे कि जो चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाने का काम कीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे सीरीज लाने का कोशिश करेंगे। इतना तो आशा करते हैं कि आप जितना रिवीजन कीजिएगा उससे कोशिश करेंगे कि उससे बेहतर करवा दें और कम समय भी लगेगा। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि लट्टू को घूमना
यह किसका उदाहरण है? तो लट्टू का घूमना। तो लट्टू जो होता है एक केंद्र की ओर ही घूमते रहता है, यानी कि इसका उदाहरण है केंद्र विमुख बल का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अब केंद्र बल क्या है, ये बता ही दिए थे। वॉशिंग मशीन हो गया, मक्खन से दूध से मक्खन को अलग करना, यह भी आप केंद्र बल हो गया। घर्षण बल क्या होगा, दो सतह के बीच लगने वाला बल। जैसे हम चलते हैं, पृथ्वी पर चलते हैं तो हम बल लगाते हैं आगे पीछे की ओर, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो बल लग रहा है घर्षण बल लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो आप लोग इससे सभी लोग परिचित है, और यह प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रहा है, यानी कि एक वृत्त पर स्थिर चाल से वो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसका वेग स्थिर होगा, जैसे कि वेग तो स्थिर नहीं होगा। इसका त्वरण नहीं होगा, त्वरण भी होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या था, हमेशा चेंज होते रहता है, इसीलिए इसका त्वरण भी होगा। इसके अंदर इसमें अंदर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें जो त्रिज्या त्वरण जो होगा अंदर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। इसमें दिया इसमें बाहर की ओर त्रिज्या त्वरण होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब भी बोलेगा कि वृत्त पर जो चल रहा है, तो उसमें जो त्रिज्या जो होता है त्वरण की जो त्रिज्या है वो हमेशा अंदर की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। और कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और कोणीय वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ के टायर एवं सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक जो 0.25 दिया हुआ है, ठीक, तो 20 मीटर त्रिज्या के वक्र पर बिना पलटे कार चलाए जा सकने की अधिकतम चाल क्या होगा। इसका जो अधिकतम चाल निकालने के लिए जो इसका फॉर्मूला जो होता है म्यू एम जी बराबर होता है एम भी स्क्वायर बटे आर। इस पर बैठाइएगा तो आसानी से निकल जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.96 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधी 0.25 kg द्रव्यमान की एक गति क्षैतिज वृत्त पर घूम रही है, तो यह तनाव कितना 25 न्यूटन से अधिक होने पर डोरी टूट जाएगी, तो अधिकतम चाल क्या होगा। जिसका अधिकतम चाल हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आइए इसका थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी पर यह फॉर्मूला उसका दिया हुआ है, यानी कि एफ सी बराबर फॉर्मूला भी एम बी स्क्वायर और बटे आर जो होता है इस पर ही बैठा के आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन पे है कि 5000 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 100 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर 2 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा। तो अभिकेंद्रीय बल का जो मान जो होगा वह क्या होगा, तो अभिकेंद्रीय बल यानी कि एफ सी बराबर होता है, यहाँ पे इसका अलग फॉर्मूला होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो फार्मूला जो है इस पर खुद से आप बना के इसका सॉल्यूशन निकालिएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बता देते हैं 20 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1.0 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है, तो पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान जो 20 न्यूटन है, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान इसमें पूछ रहा है, तो पहले क्या करना है कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो m बराबर 100 ग्राम दिया हुआ है, ये पहले लिख लीजिएगा। फिर बोल रहा कि इसको केजी में बदल कितना ला दिया 0.1, फिर आर जो 1 व्यास जो दिया हुआ 1.0 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो त्रिज्या कितना होगा 0.5 हो जाएगा। फिर बल का मान दिया हुआ ए बराबर 20 न्यूटन दिया, तो इसमें पूछ रहा है एन का मान क्या होगा। इसका एम का जो मान जो हो जाएगा 10/π हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और ये सारा जो अभी जो न्यूमेरिकल जो बता रहे हैं सारा एक ही फॉर्मूला पर है, देख सकते हैं एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। इस पर बैठा कर आप आसानी से निकाल लीजिएगा, तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल दोलक 1 सेकंड में दोलन एफ एवं एल उसकी प्रभावी लंबाई एवं जी गुरुत्व जनित त्वरण है, तो समय अवधि टी को दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा। इसमें संबंध कुछ पूछ रहा है, तो टी बराबर इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2π√अंडर L बटे जी होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है कि L का मान इतना गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा समय अवधि, जी का मान
बढ़ने से समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एल का मान बढ़ने से समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एल लंबाई जब बढ़ने से समय अवधि का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जी का मान जो घटता है तो समय अवधि का मान भी बढ़ जाता है। और लंबाई घटने से समय अवधि घट जाता है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, टी बराबर क्या आता है, √L/G, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है और जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने 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 में लगने वाला समय होगा। तो जो झूलने में लगने वाला समय क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक झूला है, ठीक है, यहाँ पे लड़की बैठा हुआ है, झूल रहा है। और जब ये खड़ा जब हो जाता है तो यहाँ पे इसका नाभि की जो लंबाई होता है यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन जब खड़ा जाएगा तो नाभि की लंबाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिस कारण समय उसमें क्या होगा, कम ही लगेगा और स्पीड झूला घूमने लगेगा। इनके ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं। एक लड़की झूले पर बैठकर झूलती है और जब लड़की खड़ी होकर झूलती है तो झूलने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि नाभि की जो लंबाई जो होता है वह कम हो जाता है, जिसके कारण वह झूला स्पीड में घूमने लगता है। अगला अगला क्या है कि जब लड़की झूले पर बैठकर झूलती है तो उसकी प्रभावी लंबाई एल तथा जिसके फलस्वरूप झूलने में लगने वाला समय अधिक हो जाता है। जब वह बैठ के झूलेगी तो, क्योंकि बैठ के जब झूलता है, जब बैठा हुआ है तो उसका नाभि की लंबाई बढ़ जाएगी। बस ये दो फैक्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसी सरल लोला को किसी पहाड़ी की चोटी पर ले जाया जाता है तो वह कहाँ, तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो कोई भी सरल लोला को जो पहाड़ी पर यानी कि ऊंचाई पर जो ले जाएंगे तो वहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 2π√L/G होता है। तो आप जो पहाड़ी पर ले जाएंगे, ठीक है, तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। जी का मान जब इसका जब घटेगा, जी का मान जब घटेगा तो इसका समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि क्या होगा, इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन को रटना नहीं है, बल्कि कैसे क्या होगा ये समझ कर याद रखना है, तब कि जाके लंबे समय तक आपको याद रह सके। अगला क्वेश्चन है कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है। अभी बताए थे ना फॉर्मूला, देख रहे हैं आप, फॉर्मूला से रिलेटेड ही सारा क्वेश्चन है। इसमें आपने कुछ दिमाग नहीं लड़ाना कि ये नहीं जानते ये नहीं जानते। पहले फॉर्मूला लिखिए, टी बराबर 2π√L/G होता है। तो पहले इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ये लोलक के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है, किस पर, तो लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, किस पर करता है, तो दूसरा नंबर लोलक की प्रकृति पर, तो ऐसा तो इसमें कुछ बात नहीं है। मध्यम के विस्थापन इसमें दिया हुआ है, फॉर्मूला में नहीं दिया हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण पर देखिए, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो ये ऐसे याद नहीं रखना कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, डायरेक्ट गुरुत्वीय त्वरण याद रख लीजिएगा, तो इससे क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ये याद रखिएगा कि जो लोलक का जो आवर्तकाल जो होता है वह टाइम हो गया, लंबाई हो गया और गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ये तीनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, गुरुत्वीय त्वरण, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है जो 25 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन करता है, यानी कि जो 20 को पूर्ण दोलन करने के लिए उसको समय कितना लगता है, 25 सेकंड लग जाता है, ठीक है। यानी कि एक दोलन पूरा करने में कितना लगेगा, 25/20 हो जाएगा, यानी कि 25 है 5 20 हो जाएगा, ठीक है। पूछ तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1.25 सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल टी है तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। तो चंद्रमा पर इसका मान क्या हो जाता है, तो इसका जो चंद्रमा पर जो मान जो हो जाएगा इसका √6T हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। जब पानी के द्वारा जब से कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो क्या होता है, वस्तु तुरंत वो अंदर नहीं डूब जाता है और कुछ ऊपर की ओर भी बल लगाता है। तो पानी के द्वारा लगाए जाने वाले ऊपर की ओर बल को उत्प्लावन बल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो उत्क्षेप बल को ही उत्प्लावन बल बोला जाता है। तो कोई भी वस्तु को फेंके तो वो क्या होता है, पानी भी ऊपर की ओर बाहर बल लगाता है,
तो वो क्या हम फेंक रहे हैं आगे, लेकिन बाहर लगा रहा है, बल लगा रहा है पीछे की ओर, तो ये विपरीत दिशा हो गया। भार क्या होगा, भार और कार्य करते हैं, तो ये जो है हमेशा विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित होता है। तो जहाज में जो गति की जो वृद्धि जो है वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये याद रखिएगा कि जहाज में गति की वृद्धि किस पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। देख लीजिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बहुत बार इसमें रिपीट होता है, इसका देख लेते हैं। उत्प्लावन बल बराबर होता है बाहर में आभासी कमी और बराबर हो गया हटाए गए द्रव का भार। यानी कि उत्प्लावन बल जो होता है, जो उसका जो आयतन जो रहता है उसकी तरह जो पानी को जो विस्थापित जो किया जाता है, तो वही हो गया कि भार में आभासी कमी बराबर हटाए गए द्रव का भार। यानी कि बस अगला क्या है, वस्तु पर लगा उत्प्लावन बल जो होता है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार के क्या था, वह बराबर होता है, जो कि अभी जस्ट ही बताए थे। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार जो होता है पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक होता है। आप बाल्टी जब डुबाते होंगे पानी भरने के लिए कुएं में, जब पानी जब अंदर चला जाता है ना, तो आप देखिएगा थोड़ा बहुत कम बल लगता है, थोड़ा सा भी बल लगाने पे ऊपर आ जाता है। लेकिन जब ऊपर जब खींचते हैं, जब पानी की सतह जब वो अलग हो जाता है, तो उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आप पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होता है। तो विकृति का देखिए, विकृति जो होता है ना, विकृति का फॉर्मूला जो होता है प्रारंभिक लंबाई, इसका फॉर्मूला क्या था, प्रारंभिक लंबाई अब बटे लंबाई में परिवर्तन होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है यही होता है। तो दोनों क्या है, आखिर में तो दोनों लंबाई ही है, तो लंबाई और लंबाई कट जाएगा, तो कुछ भी बच रहा है, नहीं बच रहा है, यानी कि उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है ये फंसाने के लिए बोल दिया कि सीजीएस मात्रक, सीजीएस बोले या एसआई बोले या कुछ भी बोले, इसका मात्रक होता ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना था। इसका ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है। तो जल में जो गिरती हुई जो बूंद होता है वो गोलाकार किसके कारण होता है, वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो तापमान के बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या जाएगा, जो तापमान बढ़ेगा तो तापमान के बढ़ने से द्रव का पृष्ठ तनाव का मान क्या था, कम हो जाता है और क्रांतिक तौर पर ये शून्य हो जाता है। यानी कि आप लोग देखते हैं कि घर में जो खाना जो बनता है, अगर गर्म जो खाना होता है वो जब खाते होंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, वह पतला रहता है, जिसके जो हमारे जीभ में जो टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं सभी जगह जाके वह समा जाता है, जिसके कारण खाना स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है, इसीलिए थोड़ा खाने के वक्त गर्म भी कर लेते हैं। तो इसका ये किसका मेन रोल होता है, ये पृष्ठ तनाव का होता है। अगला पॉइंट क्या है कि पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश आपस में क्या था, चिपक जाते हैं। आप देखते होंगे कि शेविंग ब्रश जो होता है जब पानी से उसको बाहर निकाल देता है आपस में क्या था, वो चिपक जाता है। किस कारण चिपक जाता है, वह पृष्ठ तनाव के कारण। अब पतली सुई जो होता है, आप जब जल में पतली सुई जब धीरे से रखिएगा तो वो तैरने लगेगा, तो किसी कारण तैरता है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है। तो ये सभी बात याद रखिएगा। और कुछ पॉइंट है कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। जब आप समुद्र की लहर पर जब तेल डालता है तो उसका पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो कम हो जाता है, जिसके कारण वह कंट्रोल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है। जो पूर्णतः जो प्रत्यास्थ जो वस्तु जो होता है उसका प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वह 1 के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बांध में जल की गहराई जो एच है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करता है। तो बांध पर जो लगने वाला जो दाब जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो ये तो ना तो एच पे करेगा ना टी पे करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। इसका कुछ फैक्ट है, इसका देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दिया गया है कि यदि कोई बांध में जल की गहराई एच है, ये क्या हो गया, जल का क्षेत्रफल हो गया, और टी जो हो गया बांध की मोटाई हो गया, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब जो होता है ए एच टी पर वह निर्भर करता ही नहीं है। बस इतना, ये तो बात बता ही दिए थे। अगला टू बी नोटेड पॉइंट क्या है कि
मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या कहता था, ये गैसों का दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कि गैस के दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बर्फ का घनत्व कितना होता था, ये 0.99 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब पानी का घनत्व जो होता है वह 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अपेक्षित घनत्व बराबर, तो आप तो जानते हैं फॉर्मूला, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांदी का घनत्व जो है 0.8 है, अब पानी का घनत्व जो है 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यूब दिया, तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। तो अभी जस्ट बताए थे, अपेक्षित घनत्व बराबर क्या था, पदार्थ का घनत्व बटे पानी के घनत्व। इस पर जब बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए आ जाएगा, 10.8 गुना 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम जो होता है वह कहाँ था, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अब पूछेगा कि पानी का न्यूनतम घनत्व कितना होता है, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व जो होता है वह न्यूनतम होता है। यह बात याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पानी का घनत्व का जो मान जो होता है वह 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ का जो घनत्व का मान होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब बराबर फॉर्मूला इसमें पूछ रहा था। दाब बराबर जो फॉर्मूला होता है बल अब बटे में क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल अब बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल को ही बोला जाता है उत्क्षेप। उत्क्षेप मतलब क्या होता है, बल। तो यहाँ पे हो जाएगा उत्क्षेप अब बटे में क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब बल का ऐसा मात्रा जो पूछेगा तो बल का ऐसा मात्रा नहीं होता, लेकिन दाब का जो ऐसा मात्रा होता है वह पास्कल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित क्या नहीं है, तो हाइड्रोमीटर जो हो गया, ये क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी वगैरह जो हो गया, ये सब सभी पानी वाला चीज़, ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लैक्टोमीटर जो हो गया, ये दूध की शुद्धता मापते हैं, ये सब क्या पानी से रिलेटेड है, ये सब है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन ओडोमीटर जो हो गया, ओडोमीटर का प्रयोग होता है ना, वह दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ओडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ताप की SI इकाई को व्यक्त करता है। तो ताप का SI मात्रा क्या आता है, केल्विन होता है। ताप का SI मात्रा क्या आता है, केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक कितना होता है। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सभी लोग जानते हैं। और हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इनको ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं, बी में दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक होंगे। यानी कि पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट जो होता है और सेल्सियस जो होता है वो कितना डिग्री तापमान पर दोनों का मान समान होता है। ये -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर F का मान और C का मान दोनों का क्या आता है, बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और जिस ये फॉर्मूला पर बैठाना चाहेंगे, इसका एक फॉर्मूला आता है कि C/5 बराबर F - 32/9 होता है। तो इस पर आप फॉर्मूला पर लगा के खुद से निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट याद रखिएगा ना कि एफ का जो मान जो होता है वह सी के बराबर जो होता है वह -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरह लगभग पूछा जाता है। अब फार्मूला तो बता ही दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है। तो न्यूनतम जो संभव तापमान होता है -273.15 सेल्सियस होता है। यानी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका एग्जैक्ट मान जो होता है -273.15 होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग में दिया रहता है, तो यहाँ पे 215 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ तैयार रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है। जो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें खाद्य पदार्थ को रख देते हैं कि बाद में खाएंगे, फिर कुछ समय उसमें मतलब सुरक्षित रहता है। तो उसका जो तापमान जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसमें भोजन को रखते हैं ताकि भोजन जो है वह सेफ रह सके। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसमें जल का प्रयोग इसीलिए करते हैं ताकि उसका उच्च जो विशिष्ट ऊष्मा की जो धारिता जो है वह बना रहे, यानी कि ऑप्शन हम इसका देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा की धारिता बना रहे हैं, यानी कि उच्च इसका धारिता, इसका फॉर्मूला आता है Q बराबर MS थीटा आता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी का हिमांक बिंदु होता है, तो पानी कितने डिग्री, तो पानी का जो हिमांक बिंदु तो होता है जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ पे सेल्सियस में नहीं पूछा, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला भी जस्ट ही बताए थे C/5 माइनस 32/9, यहाँ पर जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। पानी का हिमांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि आदर्श मशीन की जो दक्षता जो होता है वो कितना होता है, वह 100% होता है, लेकिन यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है। कोई भी मशीन हो वह उसका दक्षता 100% होता है, लेकिन वह वास्तविक रूप से संभव नहीं होता है। ये जो क्वेश्चन जो है, जो इस बार जो बिहार पुलिस जो एग्जाम वो जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य डैश ताप को मापता है, जो परम शून्य तापमान जो था वो किसको मापता है, तो शून्य से लेकर 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस तक के ये मापता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट हो जाएगा, शून्य से 273 डिग्री सेल्सियस कम तक ये मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि अल्फ़ा फिर बीटा और गामा का जो अनुपात होता है वह 1:2 और 3 होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक जो आयरन जो होता है, आप लोग जो आयरन देखते होंगे इलेक्ट्रिक जो गर्म होता है वो खुद ही ऑटो कट हो जाता है, जो किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक आयरन जो ऑटो कट जो होता है वह प्रसारण गुणांक पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ये प्रसारण गुणांक पर आधारित होता है। बर्फ़ के पिघलने के बाद उसका आयतन क्या होता है, घटता है, बर्फ़ के पिघलने के बाद आयतन उसका घट जाता है। लगभग ये 50 क्वेश्चन का सीरीज पूर्ण होने वाला है। आप लोग जो भी लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो इस पर आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन है कि एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है। पूर्ण कृष्ण पिंड मतलब हो गया यानी कि कोई काला वस्तु, तो ये क्या करता है, सभी काला जो वस्तु होता है वह सभी उसमें क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, यानी क्या करता है, ये अवशोषित करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो वैसा पिंड जो लगभग सारे ऊष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेता है उसे कृष्ण पिंड कहा जाता है। जैसे काजल जो लगाएंगे, जो घर में जो काजल जो लगाया जाता है वह 95% ऊष्मा विकिरण को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। और काले आदमी सारे ऊष्मा को विकिरण को अवशोषित कर लेता है, इसलिए उसको गर्मी भी अधिक लगता है। चलिए इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन जो है, लगभग 100 क्वेश्चन पूरा गया है। इसके लास्ट जो क्वेश्चन जो है, संघनन क्या है, तो संघनन क्या है, तो वाष्प जो होता है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पहला नंबर क्या है, और ठोस जो होता है, ठोस का गैस में जो परिवर्तन जो होता है यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और द्रव का ये तो वाष्प से द्रव बदला संघनन हो गया, लेकिन द्रव से जो वाष्प में जो बदलता है, द्रव से वाष्प में जो बदलता है उसकी क्या बोलते हैं, उसे वाष्पन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आपको कैसा ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।